कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां बिजनेस की हर सफलता का राज सिर्फ महंगे एमबीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। सालों की फीस, लाइसेंस, नेटवर्किंग इवेंट्स और अंतहीन पढ़ाई, ये सब आपको लगता है कि बिना इन्हें पार किए आप कभी भी बिजनेस की असली दुनिया में खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरी दुनिया का नॉलेज उस महंगे एमबीए के ग्रेड्स और सर्टिफिकेट के बिना भी आपकी पहुंच में है? हाँ, आपने सही सुना, यह सिर्फ सपना नहीं है, यह द पर्सनल एमबी की पूरी फिलॉसफी है। जॉश कॉफमैन ने इस किताब के जरिए वह सब कुछ संक्षेप में बताया है जो कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस और करियर में मास्टर बनने के लिए जानना चाहिए। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ अपने आप को साबित कर सकते हैं, और वह भी बिना लाखों रुपए खर्च किए। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिकल, डेमोक्रेटिक और सीधे साधे तरीके से बिजनेस की असली दुनिया की समझ देती है। इस किताब का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यह आपको कंप्लीट बिजनेस फ्रेमवर्क देती है। वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, सिस्टम थिंकिंग और इंसानी मन की समझ, सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर जॉश कॉफमैन कहते हैं कि आपको एमबीए की डिग्री की जरूरत नहीं, बस सही ज्ञान, सही दृष्टिकोण और सही अप्रोच चाहिए। और यही किताब सिखाती है कैसे आप छोटे छोटे कदमों से बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने का नाम नहीं है, यह मानव व्यवहार को समझने, समस्याओं का समाधान करने और असली वैल्यू बनाने का विज्ञान है। हर चैप्टर एक नया टूल, नया तरीका और नया पर्सपेक्टिव देता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने बिजनेस आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हैं, कैसे अपनी टीम को लीड कर सकते हैं और कैसे लगातार सिस्टम्स को इम्प्रूव करके दीर्घकालिक सफलता पा सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो हम इस पर्सनल एमबीए की यात्रा पर चलेंगे। हम पहले देखेंगे कैसे वैल्यू क्रिएट होती है, फिर सीखेंगे मार्केटिंग और सेल्स के राज, और अंत में समझेंगे सिस्टम्स और मानव मस्तिष्क की शक्ति। यह यात्रा आपको सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अपने करियर और जीवन में भी मास्टरी पाने की दिशा में ले जाएगी। चैप्टर 1, वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस की दुनिया में सबसे मूलभूत सवाल हमेशा यही होता है, क्यों कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा? इस सवाल का जवाब जानना ही वैल्यू क्रिएशन का आधार है। जॉश कॉफमैन इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि बिना असली वैल्यू के कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कोई भी सेल्स टेक्निक या कोई भी चमकदार विज्ञापन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के लिए सच में मूल्यवान ना हो। वैल्यू क्रिएशन का मतलब केवल प्रोडक्ट बनाना या सर्विस देना नहीं है। इसका असली अर्थ है किसी की जरूरत, समस्या या इच्छा को समझना और उसे प्रभावी समाधान प्रदान करना। इसे समझने के लिए कॉफमैन ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। पहला नियम यह है कि वैल्यू हमेशा ग्राहक के दृष्टिकोण से तय होती है, न कि आपके दृष्टिकोण से। आप चाहे जितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, अगर ग्राहक को उसकी जरूरत नहीं है या वह उसे उपयोगी नहीं मानता तो वह वैल्यू नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अत्याधुनिक स्मार्ट वॉच बनाते हैं जिसमें अनगिनत फीचर्स हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ टाइम देखने के लिए ही उसे खरीदना चाहता है, तो वह अतिरिक्त फीचर्स वैल्यू नहीं जोड़ते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वैल्यू को 4 मुख्य प्रकारों में बांटना। 1, प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट या सर्विस का मूल फंक्शन जो ग्राहक की समस्या हल करता है, यह सबसे सीधे तरीके से वैल्यू प्रदान करता है। 2, एक्सपीरियंस। ग्राहक का अनुभव, चाहे वह ऑनलाइन शॉपिंग का हो या स्टोर विजिट का, भी वैल्यू का हिस्सा है। लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अनुभव खरीदते हैं। 3, रिलेशनशिप। ग्राहक के साथ आपका रिश्ता और भरोसा भी मूल्य का हिस्सा है। अगर ग्राहक को लगता है कि वह आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित है तो वह बार बार आपके पास आएगा। 4, प्राइस कॉस्ट बैलेंस। वैल्यू का अंतिम निर्धारण उस कीमत और लागत के अनुपात से होता है जो ग्राहक अनुभव करता है। अगर लाभ और कीमत संतुलित नहीं है तो ग्राहक वैल्यू महसूस नहीं करेगा। इसके बाद कॉफमैन बताते हैं कि वैल्यू क्रिएशन के लिए 4 मुख्य कदम होते हैं। 1, आइडेंटिफाई अ मार्केट नीड। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाजार में किस तरह की जरूरत या समस्या मौजूद है। यह सिर्फ अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने का मामला नहीं है। डेटा, ऑब्जर्वेशन और ग्राहक से सीधे बातचीत के माध्यम से यह समझा जा सकता है। 2, डेवलप ए सॉल्यूशन। जरूरत की पहचान के बाद समाधान तैयार करना पड़ता है। समाधान जितना सरल और स्पष्ट होगा, ग्राहक को उतना ही अधिक वैल्यू लगेगा। 3, कम्युनिकेट वैल्यू क्लियरली। प्रोडक्ट या सर्विस का मूल्य स्पष्ट रूप से ग्राहकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। यदि ग्राहक यह नहीं समझता कि उसे इस प्रोडक्ट से क्या लाभ मिलेगा
तो वह इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। 4. डिलीवर द सॉल्यूशन इफेक्टिवली। केवल प्रोडक्ट देना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सही समय, सही तरीके और सही स्थिति में ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। डिलीवरी में देरी या खराब अनुभव वैल्यू को कम कर देता है। कॉफमन ने यह भी जोर दिया है कि वैल्यू क्रिएशन का मूल सिद्धांत उपभोक्ता की समस्या को हल करना है। यह बिजनेस के किसी भी मॉडल पर लागू होता है, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हों, सर्विस बेच रहे हों, डिजिटल कंटेंट बेच रहे हों या कोई सास प्लेटफॉर्म चला रहे हों। सभी का आधार यही है कि ग्राहक की जरूरत को समझा जाए और उसका समाधान दिया जाए। इसके अलावा किताब में वैल्यू क्रिएशन को समझने के लिए 2 प्रकार की दृष्टियां बताई गई हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यू। क्वांटिटेटिव वैल्यू वो है जिसे आप माप सकते हैं, जैसे कि समय की बचत, पैसे की बचत या दक्षता में सुधार। क्वालिटेटिव वैल्यू वह है जो अनुभव, भावनाओं या विश्वास के माध्यम से आती है। उदाहरण के लिए, एक ब्रांडेड कॉफी का स्वाद और प्रीमियम ब्रांड अनुभव क्वालिटेटिव वैल्यू देता है। जॉश कॉफमन यह भी बताते हैं कि एक सफल बिजनेस के लिए यह जरूरी है कि आप वैल्यू प्रोपोजिशन को स्पष्ट रूप से डिफाइन करें। वैल्यू प्रोपोजिशन वह वादा है जो आप ग्राहक को देते हैं। यह बताता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी कौन सी समस्या हल करेगा और क्यों वह दूसरों की तुलना में आपके पास आए। अंत में, वैल्यू क्रिएशन केवल एक बार का काम नहीं है। यह लगातार सीखने, सुधारने और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया है। एक सफल उद्यमी वह होता है जो मार्केट को लगातार समझता है, नए अवसरों की तलाश करता है और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लगातार बेहतर बनाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश स्पष्ट है, बिजनेस का मूल उद्देश्य हमेशा वैल्यू देना है। बिना असली वैल्यू के कोई भी मार्केटिंग, सेल्स या ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी स्थायी सफलता नहीं ला सकती। असली मास्टरी तभी आएगी जब आप यह समझेंगे कि वैल्यू आपके ग्राहक की दृष्टि से तय होती है और उसका निर्माण लगातार सीखने और अनुकूलन की प्रक्रिया है। चैप्टर 2, मार्केटिंग। यदि वैल्यू क्रिएशन यह तय करती है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस असली वैल्यू देता है, तो मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि यह वैल्यू सही लोगों तक पहुंचे। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में बताते हैं कि मार्केटिंग केवल विज्ञापन या प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों की जरूरतों, उनके व्यवहार और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने का विज्ञान है। मार्केटिंग की मूल समझ यही है कि आपके प्रोडक्ट का मूल्य तभी मायने रखता है जब ग्राहक उसे समझे और महसूस करे। एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसे कोई न देखे या न समझे, किसी काम का नहीं। इसलिए कॉफमन कहते हैं कि मार्केटिंग का असली काम है सही संदेश को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केटिंग की सफलता का आधार है आइडियल कस्टमर को पहचानना। हर प्रोडक्ट या सर्विस का एक आदर्श ग्राहक होता है और यही वह व्यक्ति है जो सबसे अधिक लाभ और संतुष्टि प्राप्त करता है। कॉफमन इसे टारगेट मार्केट के रूप में बताते हैं। टारगेट मार्केट को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं और वे किन तरीकों से समाधान खोजते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस ऐप बना रहे हैं तो आपके आदर्श ग्राहक वे लोग होंगे जो अपनी फिटनेस को सुधारने में गंभीर हैं, स्मार्टफोन और तकनीक का इस्तेमाल जानते हैं और समय की बचत के लिए डिजिटल समाधान अपनाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मैसेज क्राफ्टिंग, संदेश तैयार करना। केवल यह जान लेना कि ग्राहक कौन है पर्याप्त नहीं है, आपको यह भी तय करना है कि आप उसे क्या संदेश देंगे। संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और ग्राहक के दृष्टिकोण से होना चाहिए। कॉफमन कहते हैं कि संदेश में हमेशा यह बताना चाहिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से मुझे क्या फायदा होगा। ग्राहकों को फीचर्स या तकनीकी विवरणों से ज्यादा यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनके जीवन में यह प्रोडक्ट कैसे बदलाव लाएगा। इसके बाद आता है चैनल्स का चयन। मार्केटिंग केवल संदेश तैयार करने तक सीमित नहीं है, इसे उन माध्यमों से पहुंचाना होता है जहां ग्राहक समय बिताते हैं। यह चैनल सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, ऑफलाइन विज्ञापन या वेबिनार किसी भी रूप में हो सकते हैं। कॉफमन जोर देते हैं कि सही चैनल का चुनाव आपके आदर्श ग्राहक के व्यवहार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके ग्राहक युवा और डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, तो सोशल मीडिया या ऑनलाइन वीडियो मार्केटिंग सबसे प्रभावी होंगे। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में परसीव्ड वैल्यू और ट्रस्ट का महत्व भी बताते हैं। केवल संदेश और चैनल पर्याप्त नहीं है, ग्राहक को यह विश्वास होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए वास्तव में मूल्यवान है। इस विश्वास को बनाने के लिए ब्रांडिंग, प्रमाणित समीक्षाएं, केस स्टडीज और सोशल प्रूफ का इस्तेमाल किया जाता है।
ग्राहक हमेशा अपने निर्णय में दूसरों के अनुभवों और प्रमाणों को देखते हैं। एक मजबूत ब्रांड और सकारात्मक अनुभव ग्राहक के विश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। मार्केटिंग का अगला महत्वपूर्ण पहलू है फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप्स कॉफमन बताते हैं कि मार्केटिंग केवल एक बार संदेश भेजने की प्रक्रिया नहीं है, यह लगातार सीखने और अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। ग्राहक की प्रतिक्रियाओं को मॉनिटर करना, डेटा इकट्ठा करना और संदेश या चैनल में सुधार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोशल मीडिया विज्ञापन अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि संदेश, छवि या चैनल सही नहीं है। जॉश कॉफमन ने मार्केटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ मुख्य नियम भी साझा किए हैं। 1. एम्पैथी, सहानुभूति। ग्राहक की समस्या को समझें और उनके दृष्टिकोण से सोचें। बिना सहानुभूति के मार्केटिंग असली वैल्यू को नहीं पहुंचा सकती। 2. क्लैरिटी, स्पष्टता। आपका संदेश स्पष्ट और सरल होना चाहिए। जटिल या भ्रमित करने वाला संदेश ग्राहक को आकर्षित नहीं करेगा। 3. अटेंशन, ध्यान। आपके संदेश को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए उन्हें पहले आकर्षित करना होगा। आकर्षक हेडलाइन, चित्र या कहानी ध्यान खींचने के लिए जरूरी है। 4. ट्रस्ट, विश्वास। ग्राहक के विश्वास को जीतना मार्केटिंग का केंद्र है। विश्वास बिना कोई भी विज्ञापन या प्रचार प्रभावी नहीं होगा। 5. एडेप्टेशन, अनुकूलन। बाजार लगातार बदल रहा है। नए ट्रेंड, तकनीक और ग्राहक व्यवहार के अनुसार मार्केटिंग रणनीतियां बदलनी चाहिए। इस चैप्टर में कॉफमन यह भी बताते हैं कि मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन यानी मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट के बारे में बताने का तरीका नहीं है। यह एक कहानी कहने की कला है जो ग्राहक को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। ग्राहक आपके प्रोडक्ट की कहानी में खुद को देखे, अपनी समस्या का समाधान महसूस करे और प्रेरित होकर खरीदारी करे। अंत में मार्केटिंग का उद्देश्य केवल प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, यह वैल्यू को संप्रेषित करने, ग्राहक के साथ संबंध बनाने और लंबे समय तक विश्वास कायम करने का विज्ञान है। कॉफमन बताते हैं कि जब वैल्यू क्रिएशन और मार्केटिंग सही ढंग से मेल खाती हैं, तभी एक बिजनेस स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इस चैप्टर से सीखा गया मुख्य संदेश स्पष्ट है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक आप इसे सही ग्राहक तक सही संदेश के साथ नहीं पहुंचाते, तब तक उसकी असली वैल्यू नहीं बनती। मार्केटिंग केवल प्रचार नहीं है, यह ग्राहक की समस्याओं को समझने, उन्हें समाधान की ओर मार्गदर्शन करने और उनके अनुभव को बेहतर बनाने की लगातार प्रक्रिया है। चैप्टर 3, सेल्स। यदि वैल्यू क्रिएशन यह निर्धारित करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक के लिए मूल्यवान है और मार्केटिंग यह सुनिश्चित करता है कि यह मूल्य सही लोगों तक पहुंच सके, तो सेल्स वह अंतिम चरण है जो ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्स केवल बेचना नहीं है, यह ग्राहक और प्रोडक्ट के बीच एक विश्वास और संबंध बनाने की कला है। वास्तव में एक सफल बिक्री प्रक्रिया वही होती है जिसमें ग्राहक महसूस करे कि उसे वास्तविक लाभ मिल रहा है और उसका निर्णय स्वाभाविक रूप से खरीदी की ओर जाता है। कॉफमन बताते हैं कि सेल्स की सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है ग्राहक की जरूरतों को समझना। केवल प्रोडक्ट के फीचर्स बताना पर्याप्त नहीं है। ग्राहक यह जानना चाहता है कि यह प्रोडक्ट या सर्विस उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो ग्राहक केवल यह नहीं देखेगा कि इसमें कितने फीचर्स हैं, वह यह देखेगा कि यह उसके टीम के काम को कितना आसान बनाएगा, समय बचाएगा और तनाव कम करेगा। यही कारण है कि कॉफमन कहते हैं कि इफेक्टिव सेल्स, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम्स, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सेल्स प्रक्रिया में अगला महत्वपूर्ण तत्व है रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिश्ते बनाना। ग्राहक केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे खरीदते हैं विश्वास, सुरक्षा और सहयोग का अनुभव। सफल सेल्स पर्सन वह होता है जो ग्राहक की बात ध्यान से सुनता है, उसकी समस्याओं और इच्छाओं को समझता है और उसके दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत करता है। कॉफमन कहते हैं कि ग्राहक के साथ एक मजबूत संबंध बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है ईमानदारी और पारदर्शिता। झूठे वादे, एग्जैजरेटेड क्लेम्स या दबाव डालना लंबे समय में बिक्री को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन, समाधान प्रस्तुत करना। यह चरण ग्राहक को यह दिखाने का है कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या का सही और व्यावहारिक समाधान है। कॉफमन ने इसमें कुछ मुख्य सिद्धांत साझा किए हैं। 1. फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। लाभ पर ध्यान दें, फीचर्स पर नहीं। ग्राहक को यह समझना जरूरी है कि उसके जीवन में प्रोडक्ट कैसे बदलाव लाएगा।
न कि यह तकनीकी रूप से कितनी जटिल है। 2. यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स, कहानियों और उदाहरणों का प्रयोग करें। एक सजीव उदाहरण या केस स्टडी ग्राहक के मन में प्रोडक्ट की वास्तविकता और उपयोगिता को स्पष्ट कर सकती है। 3. एड्रेस ऑब्जेक्शंस, आपत्तियों का समाधान करें। ग्राहक हमेशा कुछ सवाल या शंका लेकर आता है। सफल सेल्स पर्सन वही है जो इन आपत्तियों को सकारात्मक रूप से हल करता है, न कि उन्हें नजरअंदाज करता है। जॉश कॉफमन बताते हैं कि सेल्स में एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसका अर्थ है कि ग्राहक केवल सुनना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। ग्राहक की हर चिंता, हर सवाल और हर प्रतिक्रिया एक संकेत है कि वह कहाँ रुक गया है और उसे किस प्रकार की जानकारी या आश्वासन की जरूरत है। सक्रिय सुनने से न केवल बिक्री आसान होती है, बल्कि ग्राहक के साथ लंबे समय तक विश्वास और संबंध भी बनते हैं। सेल्स प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है क्लोजिंग द सेल, बिक्री को अंतिम रूप देना। कॉफमन इसे एक कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। इसे सफल बनाने के लिए कुछ रणनीतियां बताई गई हैं। असम्पटिव क्लोज, मानकर आगे बढ़ना। मान लें कि ग्राहक खरीदने के लिए तैयार है और अगले कदम की चर्चा करें। चॉइस क्लोज, विकल्प देना। ग्राहक को 2 या 3 विकल्प दें, जिससे वह निर्णय लेने में स्वतंत्र महसूस करे, परंतु सभी विकल्प आपके प्रोडक्ट से जुड़े हों। समरी क्लोज, लाभों का सारांश देना। ग्राहक को याद दिलाएं कि यह प्रोडक्ट उसकी समस्या को कैसे हल करेगा और उसके जीवन में क्या सुधार लाएगा। कॉफमन यह भी बताते हैं कि सेल्स केवल एक बार की बातचीत नहीं है, यह कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ग्राहक के जीवन काल मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया भी है। एक संतुष्ट ग्राहक बार बार खरीदारी करता है, दूसरों को आपके प्रोडक्ट के लिए रेफर करता है और आपके ब्रांड के लिए सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाता है। इसलिए सेल्स के अंत में भी ग्राहक के अनुभव और संतुष्टि पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेल्स में साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ जरूरी है। कॉफमन बताते हैं कि ग्राहक का निर्णय केवल तार्किक कारणों पर आधारित नहीं होता, भावनाएं, अनुभव और विश्वास उसके फैसले को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अर्जेंसी, स्कैरसिटी और सोशल प्रूफ जैसी तकनीकें ग्राहकों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इन तकनीकों का प्रयोग हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के साथ होना चाहिए। जॉश कॉफमन यह स्पष्ट करते हैं कि सेल्स का उद्देश्य केवल बेचना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है वैल्यू को ग्राहक तक सही रूप में पहुंचाना और उसके जीवन में वास्तविक लाभ प्रदान करना। जब ग्राहक यह महसूस करता है कि उसका समय, पैसा और ऊर्जा सही जगह निवेश हो रही है, तो बिक्री स्वाभाविक रूप से होती है। यही कारण है कि सेल्स की प्रक्रिया में धैर्य, सहानुभूति और लगातार सुधार महत्वपूर्ण है। अंत में इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सेल्स सिर्फ तकनीक नहीं है, यह मानव समझ, विश्वास निर्माण और संवाद की कला है। एक सफल सेल्स पर्सन वही है जो ग्राहक की जरूरतों को समझे, समाधान प्रस्तुत करे, आपत्तियों को हल करे और अंतिम रूप से ग्राहक को लाभ और संतुष्टि प्रदान करे। वैल्यू क्रिएशन और मार्केटिंग के बाद सेल्स वह पुल है जो प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाता है और वास्तविक बिजनेस सफलता सुनिश्चित करता है। चैप्टर 4, वैल्यू डिलीवरी। यदि वैल्यू क्रिएशन यह निर्धारित करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस असली वैल्यू देता है, मार्केटिंग यह सुनिश्चित करती है कि यह वैल्यू सही लोगों तक पहुंचे और सेल्स इसे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है, तो वैल्यू डिलीवरी वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो यह तय करता है कि ग्राहक को वादा किया गया मूल्य वास्तविक रूप में प्राप्त होगा। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में बताते हैं कि असली बिजनेस सफलता केवल प्रोडक्ट बनाने, प्रचार करने और बेचने में नहीं है। यह तब आती है जब ग्राहक को वास्तविक अनुभव में वह लाभ मिलता है जिसकी उसने उम्मीद की थी। वैल्यू डिलीवरी का मूल सिद्धांत यह है कि ग्राहक का अनुभव आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ हमेशा वादा किए गए मूल्य के अनुरूप होना चाहिए। यदि आप किसी प्रोडक्ट का वादा करते हैं कि यह समय बचाएगा, लेकिन वास्तव में इसे इस्तेमाल करने में ज्यादा समय लगता है, तो ग्राहक की संतुष्टि घट जाती है। यही कारण है कि कॉफमन कहते हैं कि वैल्यू डिलीवरी में असफलता सीधे बिजनेस की विश्वसनीयता, ब्रांड प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास को प्रभावित करती है। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है ऑपरेशनल एक्सेलेंस। एक्सेलेंस अनानन उत्कृष्टता। यह सुनिश्चित करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस हर बार अपेक्षित गुणवत्ता और अनुभव प्रदान करे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, तो यह केवल कंटेंट प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वीडियो, मटेरियल और सपोर्ट सिस्टम सही समय पर और सही गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो।
संचालन में किसी भी प्रकार की कमी ग्राहक के अनुभव को नुकसान पहुंचाती है और वैल्यू डिलीवरी को असफल बना सकती है। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कॉफमन जोर देते हैं कि ग्राहक हर बार एक समान अनुभव की अपेक्षा करता है। यदि आपका प्रोडक्ट एक बार शानदार काम करता है लेकिन अगली बार इसमें दिक्कत आती है तो ग्राहक का विश्वास कम हो जाता है। इसलिए वैल्यू डिलीवरी में सिस्टम और प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है जिससे हर ग्राहक को एक समान उच्च गुणवत्ता का अनुभव मिले। जॉश कॉफमन वैल्यू डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर फीडबैक लूप्स, ग्राहक प्रतिक्रिया चक्र का उपयोग करने पर भी जोर देते हैं। ग्राहक की प्रतिक्रिया केवल बिक्री के बाद की जानकारी नहीं है, यह लगातार सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। फीडबैक से यह समझना संभव होता है कि ग्राहक को कहां समस्याएं आ रही हैं, कौन से फीचर्स सबसे अधिक लाभकारी हैं और किन हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने यूजर्स के फीडबैक के आधार पर नए अपडेट और बग फिक्स जारी करती है ताकि ग्राहक अनुभव लगातार बेहतर होता रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है डिलीवरी चैनल्स, वितरण चैनल। कॉफमन बताते हैं कि उत्पाद की उपलब्धता और पहुंच ग्राहक के अनुभव को सीधे प्रभावित करती है। चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हों, फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस, यह जरूरी है कि ग्राहक तक उत्पाद सही समय, सही जगह और सही स्थिति में पहुंचे। गलत डिलीवरी, देर से वितरण या दोषपूर्ण उत्पाद वैल्यू डिलीवरी को पूरी तरह विफल कर सकते हैं। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन, ग्राहक अनुभव डिजाइन की आवश्यकता भी बताते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन करना कि ग्राहक का प्रत्येक इंटरेक्शन सहज, सरल और सुखद हो। उदाहरण के लिए, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सही नेविगेशन, सरल चेकआउट प्रोसेस और त्वरित सपोर्ट सिस्टम ग्राहक के अनुभव को सकारात्मक बनाते हैं। ग्राहक अनुभव जितना बेहतर होगा, वैल्यू डिलीवरी उतनी अधिक प्रभावी होगी। इसके अलावा कॉफमन वैल्यू डिलीवरी में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, अपेक्षाओं का प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ग्राहक के लिए वास्तविक मूल्य और उनके अनुमानित मूल्य के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि आप अधिक उम्मीदें बढ़ा देते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो ग्राहक निराश होगा। दूसरी ओर, यदि आप अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से सेट करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो ग्राहक संतुष्ट और वफादार बनेगा। जॉश कॉफमन यह भी बताते हैं कि वैल्यू डिलीवरी केवल प्रोडक्ट की गुणवत्ता और डिलीवरी तक सीमित नहीं है। इसमें कस्टमर सपोर्ट और आफ्टर सेल्स सर्विस, ग्राहक सहायता और बिक्री के बाद सेवा शामिल है। बिक्री के बाद भी ग्राहक को समर्थन और सहायता उपलब्ध कराना, समस्याओं का त्वरित समाधान करना और संतोषजनक अनुभव प्रदान करना वैल्यू डिलीवरी का अहम हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक उत्पाद के उपयोग में समस्या का सामना करता है और उसे तुरंत समाधान मिलता है तो उसका अनुभव सकारात्मक रहेगा और वह भविष्य में दोबारा खरीदारी करेगा। कॉफमन बताते हैं कि मेजरमेंट, माप और निगरानी भी वैल्यू डिलीवरी का आवश्यक हिस्सा है। यह समझना कि ग्राहक अनुभव किस स्तर पर है, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स के माध्यम से संभव है, जैसे कि ग्राहक संतुष्टि स्कोर CAT, नेट प्रमोटर स्कोर NPS या रिटर्न रेट। डेटा के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र सुधार की मांग करते हैं और कौन से हिस्से उत्कृष्ट हैं। अंत में वैल्यू डिलीवरी का असली संदेश यह है कि ग्राहक को जो वादा किया गया है उसे वास्तविकता में अनुभव कराना ही बिजनेस की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है। यदि वैल्यू डिलीवरी में कमी होगी तो चाहे आप कितना भी उत्कृष्ट वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और सेल्स करें, आपका बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। कॉफमन कहते हैं कि असली बिजनेस मास्टरी वही है जो वैल्यू डिलीवरी को सिस्टमेटिक, लगातार और ग्राहक केंद्रित तरीके से लागू करे। इस चैप्टर से स्पष्ट होता है कि वैल्यू डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं है, ये ग्राहक अनुभव, ऑपरेशन, निरंतरता, फीडबैक, सपोर्ट और अपेक्षाओं के संतुलन का समग्र प्रबंधन है। जब सभी तत्व सही ढंग से मेल खाते हैं तभी ग्राहक को वास्तविक मूल्य मिलता है, विश्वास बनता है और बिजनेस की सफलता स्थायी होती है। चैप्टर 5, फाइनेंस। बिजनेस की दुनिया में वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स और वैल्यू डिलीवरी जितने महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है फाइनेंस यानी पैसे, लागत, प्रॉफिट और कैश फ्लो की समझ। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय ज्ञान केवल अकाउंटिंग या बुककीपिंग तक सीमित नहीं है। यह एक व्यवहारिक टूलकिट है जो उद्यमियों और पेशेवरों को बिजनेस के हर निर्णय में मदद करता है। वित्त की सही समझ के बिना कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता। फाइनेंस का पहला और सबसे बुनियादी तत्व है रेवेन्यू, आय। रेवेन्यू वह पैसा है जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर कमाते हैं। कॉफमन बताते हैं कि बिजनेस मॉडल चाहे जैसा भी हो, इसका आधार हमेशा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू केवल बिक्री की संख्या नहीं है, यह ग्राहकों द्वारा दी गई वास्तविक कीमत का योग है।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं और उसका मूल्य 5,000 है और आपने 100 छात्र बेचे, तो आपका रेवेन्यू होगा 10,500। रेवेन्यू का सही आकलन करना बिजनेस की वित्तीय स्थिति को समझने की नींव है। इसके बाद आता है कॉस्ट्स, लागत। किसी भी बिजनेस में खर्च होना स्वाभाविक है और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। कॉस्ट्स को दो मुख्य प्रकार में बांटा जाता है। एक, फिक्स्ड कॉस्ट्स, स्थिर लागत। ये लागतें हर महीने समान रहती हैं, चाहे बिक्री हो या ना हो, जैसे कि ऑफिस रेंट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन या कर्मचारी वेतन। दो, वेरिएबल कॉस्ट्स, परिवर्तनीय लागत। ये लागतें बिक्री या उत्पादन के अनुसार बदलती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मटेरियल, शिपिंग खर्च या कमीशन। कॉफमैन जोर देते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट्स का संतुलन ही प्रॉफिट या लाभ तय करता है। प्रॉफिट वह राशि है जो बिजनेस के कुल रेवेन्यू और कुल कॉस्ट के बीच बचती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका कुल रेवेन्यू 5 है और कुल कॉस्ट्स 3 है, तो आपका प्रॉफिट 2 होगा। यह प्रॉफिट ही बिजनेस की दीर्घकालिक सफलता और निवेश की क्षमता को दर्शाता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है कैश फ्लो, नकदी प्रवाह। जॉश कॉफमैन बताते हैं कि कई बार बिजनेस लाभ में होते हुए भी नकदी की कमी के कारण संकट में फंस जाते हैं। कैश फ्लो वह पैसा है जो समय के साथ अंदर आता है और बाहर जाता है। इसे समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यापार के दैनिक संचालन, कर्मचारियों को भुगतान और सप्लायर्स के लिए भुगतान के लिए नकदी की निरंतर उपलब्धता जरूरी होती है। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि आपके पास आवश्यक समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा है, जबकि नेगेटिव कैश फ्लो संकट और अस्थिरता का संकेत है। फाइनेंस में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन विश्लेषण। यह विश्लेषण बताता है कि किसी प्रोडक्ट या बिजनेस को कितनी बिक्री करनी होगी ताकि कुल लागत पूरी हो जाए और शून्य लाभ हानि की स्थिति बन जाए। ब्रेक इवन पॉइंट जानना उद्यमियों को यह समझने में मदद करता है कि किस स्तर पर व्यवसाय सुरक्षित है और किस स्तर पर अतिरिक्त निवेश या रणनीति की आवश्यकता है। जॉश कॉफमैन फाइनेंस को समझने के लिए कुछ बुनियादी टूल और मैट्रिक्स सुझाते हैं। 1, ग्रोस मार्जिन, सकल लाभ मार्जिन। यह बताता है कि कुल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स, घटाने के बाद कितना पैसा बचता है। 2, ऑपरेटिंग मार्जिन, संचालन मार्जिन। यह मापता है कि कुल रेवेन्यू में से सभी संचालन खर्चों को घटाने के बाद कितना लाभ बचता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, निवेश पर वापसी। यह निर्धारित करता है कि निवेश किए गए प्रत्येक रुपए पर कितना लाभ हुआ। 4, लिक्विडिटी रेशियोज, तरलता अनुपात। यह मापता है कि आपके पास कितनी जल्दी उपलब्ध नकदी है ताकि आप अल्पकालिक दायित्वों को पूरा कर सकें। कॉफमैन बताते हैं कि फाइनेंस का असली मकसद केवल आंकड़े देखना नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना है। जब आप अपने रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट और कैश फ्लो को समझते हैं, तो आप बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं, लागत को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सुरक्षित और स्थायी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रोडक्ट की बिक्री तो अच्छी है लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत अधिक है, तो प्रॉफिट कम हो सकता है। ऐसे में बिजनेस निर्णय यह होगा कि या तो कीमत बढ़ाई जाए या लागत कम की जाए। जॉश कॉफमैन यह भी बताते हैं कि फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है सिनेरियो प्लानिंग, परिदृश्य योजना। व्यवसाय में भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए विभिन्न संभावित परिदृश्यों में कैश फ्लो, प्रॉफिट और कॉस्ट का विश्लेषण करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट डाउन हो जाता है, तो क्या आपके पास पर्याप्त नकदी होगी? यदि नई प्रतियोगिता आती है, तो प्रॉफिट कैसे प्रभावित होगा? सिनेरियो प्लानिंग उद्यमियों को तैयार रखता है और जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद करता है। अंत में, कॉफमैन फाइनेंस का सार इस बात में निहित करते हैं कि पैसे की समझ केवल गणना नहीं है, यह निर्णय, नियंत्रण और रणनीति का उपकरण है। एक सफल उद्यमी वही है जो रेवेन्यू, कॉस्ट्स, प्रॉफिट और कैश फ्लो को समझता है, उन्हें मॉनिटर करता है और लगातार सुधार के लिए निर्णय लेता है। फाइनेंस का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय स्थायी, लचीला और दीर्घकालिक रूप से विकसित हो सके। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि फाइनेंस हर बिजनेस निर्णय का केंद्र है। चाहे आप प्रोडक्ट बनाएं, मार्केटिंग करें, सेल्स करें या वैल्यू डिलीवरी करें, फाइनेंस आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से निर्णय आर्थिक रूप से सही हैं और कौन से नहीं। रेवेन्यू, कॉस्ट्स, प्रॉफिट और कैश फ्लो की सही समझ के बिना कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। चैप्टर 6, द ह्यूमन माइंड, जॉश कॉफमैन की किताब द पर्सनल MBA में ह्यूमन माइंड का अध्याय बिजनेस के उस पहलू को समझने में महत्वपूर्ण है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, यानी लोग कैसे निर्णय लेते हैं और यह निर्णय उनके व्यवहार, भावनाओं और अनुभवों से कैसे प्रभावित होता है।
चाहे आप किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हों, मार्केटिंग कर रहे हों, सेल्स में काम कर रहे हों या वैल्यू डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हों, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझना हर व्यावसायिक निर्णय की सफलता में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे पहले कॉफमैन बताते हैं कि मानव मस्तिष्क का मूल लक्ष्य हमेशा निर्णय लेना और जोखिम कम करना होता है। हमारे मस्तिष्क ने लाखों वर्षों में विकसित होते हुए यह सुनिश्चित किया है कि हम अपने पर्यावरण में सुरक्षित और प्रभावी तरीके से कार्य करें। यह बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, खतरे का आभास होने पर हमारा मस्तिष्क तेजी से निर्णय लेने के लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सक्रिय करता है। बिजनेस में इसका अर्थ यह है कि ग्राहक अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर तेज निर्णय लेते हैं, अक्सर तर्कसंगत विश्लेषण की तुलना में। कॉफमैन ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए दो मुख्य मानसिक प्रणाली प्रस्तुत की हैं। एक फास्ट थिंकिंग सिस्टम 1, यह सहज, त्वरित और स्वचालित सोच है। ग्राहक अक्सर अपने सिस्टम 1 के आधार पर निर्णय लेते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को तुरंत पसंद या नापसंद करना। यह निर्णय बिना गहन विश्लेषण के भावनाओं, पूर्व अनुभव और प्राथमिक छापों पर आधारित होता है। 2, स्लो थिंकिंग सिस्टम 2, यह विश्लेषणात्मक सोच समझकर और तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रणाली है। जब कोई ग्राहक किसी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सोचता है, जैसे महंगी सेवा खरीदना या नया बिजनेस उपकरण अपनाना, तब सिस्टम 2 सक्रिय होता है। कॉफमैन जोर देते हैं कि सफल व्यावसायिक निर्णय और सेल्स रणनीतियां दोनों ही प्रणालियों को समझकर तैयार की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, छोटे प्रोडक्ट की बिक्री में सिस्टम 1 का प्रयोग प्रभावी होता है, क्योंकि ग्राहक त्वरित निर्णय लेता है। वहीं महंगे प्रोडक्ट या जटिल सेवाओं के लिए सिस्टम 2 के अनुसार स्पष्ट जानकारी, डेटा और विश्लेषण प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है कॉग्निटिव बायसेस, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। कॉफमैन बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कई पूर्वाग्रह होते हैं जो निर्णय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एंकरिंग बायस, ग्राहक किसी शुरुआती जानकारी या कीमत के आधार पर अपने निर्णय को प्रभावित करता है। कॉन्फर्मेशन बायस, ग्राहक केवल उन जानकारी को स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व धारणाओं के अनुरूप होती हैं। लॉस अवर्जन, लोग संभावित नुकसान से ज्यादा डरते हैं, इसलिए किसी निवेश या खरीद में जोखिम को अधिक महत्व देते हैं। इन पूर्वाग्रहों को समझना व्यावसायिक रणनीति में बेहद उपयोगी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की तुलना महंगे विकल्पों से करती है, तो ग्राहक उसे सस्ता और बेहतर विकल्प मान सकते हैं। यह एंकरिंग बायस का सीधा परिणाम है। इसी तरह, लॉस अवर्जन का उपयोग करके ग्राहक को यह दिखाया जा सकता है कि प्रोडक्ट न लेने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, जिससे खरीदारी की संभावना बढ़ती है। कॉफमैन बताते हैं कि इमोशंस और डिसीजन मेकिंग का गहरा संबंध है। ग्राहक तर्कसंगत निर्णय लेने के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए मार्केटिंग और सेल्स में यह आवश्यक है कि ग्राहक को भावनात्मक रूप से जोड़ें। उदाहरण के लिए, एक ब्रांडेड कपड़ों की मार्केटिंग केवल कपड़े की गुणवत्ता के बारे में नहीं होती। यह शैली, पहचान और सामाजिक स्वीकार्यता जैसी भावनाओं को भी प्रदर्शित करती है। इसके अलावा ह्यूमन माइंड को समझने के लिए कॉफमैन मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, प्रेरणा और प्रोत्साहन पर भी जोर देते हैं। लोग केवल पैसे या सुविधा के लिए नहीं खरीदते, उन्हें मान्यता, सुरक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक जुड़ाव जैसी चीजों से प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रोडक्ट, सेवा या मार्केटिंग संदेश तैयार करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल फंक्शनल वैल्यू नहीं दे रहा है, बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल वैल्यू भी प्रदान कर रहा है। कॉफमैन यह भी बताते हैं कि डिसीजन फैटीग, निर्णय थकान एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव मस्तिष्क लगातार निर्णय लेने में थकता है और थकान के समय लोग त्वरित या सहज विकल्प चुनते हैं, अक्सर वह जो आसान या परिचित हो। यह बिजनेस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग के समय ग्राहक को सरल, स्पष्ट और आकर्षक विकल्प देना चाहिए। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइटों में स्पष्ट ज़रिए, कॉल टू एक्शन और सीमित विकल्प डिसीजन फटीग को कम करते हैं और बिक्री बढ़ाते हैं। कॉफमैन ने ह्यूमन माइंड को समझने के लिए परसीव्ड वैल्यू और ट्रस्ट को भी महत्वपूर्ण बताया है। ग्राहक का निर्णय केवल प्रोडक्ट की वास्तविक गुणवत्ता पर आधारित नहीं होता, वह यह देखता है कि क्या वह प्रोडक्ट उसके जीवन में मूल्य जोड़ रहा है और क्या वह विक्रेता पर भरोसा कर सकता है। ग्राहक का मन भावनाओं, अनुभव और विश्वास के मिश्रण से निर्णय करता है। अंत में इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि मानव मस्तिष्क और निर्णय की गहरी समझ के
बिना कोई भी बिजनेस या मार्केटिंग रणनीति स्थायी सफलता नहीं ला सकती। डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने वाले कॉग्निटिव बायसेस, इमोशंस, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स और डिसीजन फटीग को समझकर आप प्रोडक्ट, सेल्स और मार्केटिंग की रणनीतियां अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जॉश कॉफमन स्पष्ट करते हैं कि केवल आंकड़े और प्रोसेस महत्वपूर्ण नहीं है। असली बिजनेस मास्टरी तब आती है जब आप यह समझते हैं कि ग्राहक कैसे सोचता है, महसूस करता है और निर्णय लेता है। ह्यूमन माइंड की इस समझ के आधार पर ही वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और सेल्स को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक सफलता और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित होती है। चैप्टर 7, वर्किंग विद योरसेल्फ, जॉश कॉफमन की किताब द पर्सनल MBA में यह चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि बिजनेस में सफलता केवल बाहरी प्रक्रियाओं और रणनीतियों से नहीं आती, बल्कि आपकी आत्म प्रबंधन क्षमता, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर भी निर्भर करती है। चाहे आप एक उद्यमी हो या पेशेवर, अपने आप के साथ प्रभावी काम करने की कला जानना बेहद जरूरी है। कॉफमन बताते हैं कि जब आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं, तभी आप स्थायी और दीर्घकालिक सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कॉफमन सेल्फ नॉलेज, आत्म जागरूकता पर जोर देते हैं। ये समझना कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी ऊर्जा के उच्च और निम्न समय कौन से हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप किन कार्यों में सबसे अधिक दक्ष हैं, अपने आप के साथ काम करने की नींव है। सेल्फ नॉलेज के बिना किसी भी टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी तकनीक का प्रभाव सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि सुबह का समय आपकी सबसे उत्पादक अवधि है, तो सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्यों को उस समय शेड्यूल करना अधिक लाभकारी होगा। कॉफमन फिर टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के सिद्धांतों पर आते हैं। समय प्रबंधन केवल कार्यों की सूची बनाना नहीं है, यह जानना है कि कौन से कार्य सबसे अधिक मूल्य जोड़ते हैं और उन्हें प्राथमिकता देना। उन्होंने इसे इम्पैक्ट वर्सेस एफर्ट मैट्रिक्स, प्रभाव बनाम प्रयास मैट्रिक्स के माध्यम से समझाया है। उच्च प्रभाव वाले कार्यों पर पहले ध्यान देना चाहिए, जबकि कम प्रभाव वाले कार्यों को बाद में या डिलीगेट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से आप अपनी ऊर्जा और समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद कॉफमैन प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल और उसे दूर करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि टालमटोल केवल आलस्य नहीं है, यह अक्सर भय, अनिश्चितता या निर्णय थकान के कारण होता है। टालमटोल को कम करने के लिए कॉफमन सुझाव देते हैं कि कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट दें, प्राथमिकताएं स्पष्ट करें और समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांटना और प्रत्येक कदम को निर्धारित समय पर पूरा करना टालमटोल को कम करता है और लगातार प्रगति सुनिश्चित करता है। जॉश कॉफमन फोकस और अटेंशन मैनेजमेंट, ध्यान और एकाग्रता प्रबंधन पर भी जोर देते हैं। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकना सामान्य है। प्रभावी आत्म प्रबंधन का अर्थ है यह तय करना कि आपकी ऊर्जा और ध्यान किस कार्य पर लगे। उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीक सुझाई है, जिसमें आप अपने कैलेंडर में प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए निश्चित समय ब्लॉक करते हैं। यह न केवल ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि कार्य की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से सेट करता है। इसके अलावा कॉफमन एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। केवल समय पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और छोटे ब्रेक लेना उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय तक लगातार काम करते हैं बिना ब्रेक लिए, तो आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मकता प्रभावित होगी। एनर्जी मैनेजमेंट के साथ साथ मानसिक स्पष्टता और फोकस बनाए रखना आसान होता है। जॉश कॉफमन सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन पर जॉश कॉफमन सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म भी जोर देते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है कि आप कठिन कार्यों को भी प्राथमिकता के अनुसार करते हैं, भले ही वे चुनौतीपूर्ण या असुविधाजनक हों। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ नॉलेज एक साथ काम करते हैं। जब आप जानते हैं कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और उसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में भारी सुधार आता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है लर्निंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सीखना और लगातार सुधार। कॉफमन बताते हैं कि अपने आप के साथ काम करने का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, इसमें यह भी शामिल है कि आप लगातार सीखते रहें, अपने कौशल और दक्षताओं में सुधार करें। उदाहरण के लिए, यदि आप समय प्रबंधन में नए तरीके अपनाते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को मापते हैं और आवश्यकता अनुसार समायोजन करते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता और प्रदर्शन को लगातार बढ़ा सकते हैं। कॉफमन इस चैप्टर में डिसीजन मेकिंग विद योरसेल्फ,
अपने आप के साथ निर्णय लेना को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन और समीक्षा आपको यह समझने में मदद करती है कि आपकी रणनीतियां और प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं या नहीं। यह प्रक्रिया आपको बेहतर निर्णय लेने, गलतियों से सीखने और अपने लक्ष्य की दिशा में सही मार्ग पर रहने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी प्रोजेक्ट पर समय अधिक लग रहा है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से आप यह तय कर सकते हैं कि क्या यह कार्य प्राथमिकता में है या इसे डिलीगेट किया जा सकता है। जॉश कॉफमन टाइम मैनेजमेंट, फोकस, एनर्जी और सेल्फ डिसिप्लिन के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध भी स्पष्ट करते हैं। यदि आप अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा और ध्यान का सही उपयोग नहीं करते, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह, यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान नहीं देते, तो आपका प्रयास अप्रभावी हो सकता है। इसलिए अपने आप के साथ काम करना एक संपूर्ण प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें समय, ऊर्जा, ध्यान, सीखने और निर्णय का संतुलित मिश्रण आवश्यक है। अंत में, इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अपने आप के साथ प्रभावी रूप से काम करना बिजनेस सफलता का एक अनिवार्य पहलू है। सेल्फ नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के माध्यम से आप अपनी उत्पादकता, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। जॉश कॉफमन स्पष्ट करते हैं कि जब आप अपने आप के साथ सफलतापूर्वक काम करना सीख लेते हैं, तो वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स और वैल्यू डिलीवरी जैसी बाहरी प्रक्रियाएं भी अधिक प्रभावी बन जाती हैं। इसलिए वर्किंग विद योरसेल्फ केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, यह व्यावसायिक दक्षता और दीर्घकालिक सफलता की नींव है। जब आप अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक क्षमताओं को समझते और प्रबंधित करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 8, वर्किंग विद अदर्स, जॉश कॉफमन की किताब द पर्सनल MBA में यह चैप्टर उन कौशलों पर केंद्रित है जो व्यक्तिगत प्रदर्शन से आगे जाकर संगठनात्मक और टीम स्तर पर प्रभाव डालते हैं। वर्किंग विद अदर्स का मतलब केवल टीम में काम करना नहीं है, बल्कि यह सटीक कम्युनिकेशन, प्रभावी सहयोग और नेतृत्व की कला सीखने के बारे में है। बिजनेस की दुनिया में सफलता केवल आपके प्रोडक्ट, मार्केटिंग या सेल्स पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कितनी दक्षता और समझ के साथ काम करते हैं। सबसे पहले कॉफमन यह बताते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता किसी भी टीम वर्क का आधार है। इसका मतलब है दूसरों के दृष्टिकोण, भावनाओं, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को समझना। केवल अपने दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति अक्सर संघर्ष और असंतोष पैदा करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप टीम के किसी सदस्य को उसके काम के तरीके में सुधार के लिए सुझाव देना चाहते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि वह सुझाव कैसे लिया जाएगा, उसकी भावनाओं और प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हुए। सोशल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप टीम में विश्वास, सहयोग और खुली बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं। कॉफमन ने कम्युनिकेशन, संचार की भूमिका पर भी जोर दिया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब केवल बात करना नहीं है, इसमें सुनना, समझना और स्पष्ट रूप से संदेश देना शामिल है। एक सफल टीम सदस्य या लीडर वही है जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, साथ ही टीम के अन्य सदस्यों की बातों को गंभीरता से सुनता है। मिसकम्युनिकेशन अक्सर परियोजनाओं में देरी, गलतफहमी और तनाव का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट की मीटिंग में स्पष्ट अपेक्षाएं, समय सीमा और जिम्मेदारियों को साझा करना टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। जॉश कॉफमन टीम वर्क और कोलैबोरेशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां की स्पष्टता पर भी जोर देते हैं। प्रत्येक टीम सदस्य को यह जानना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या है, किन कार्यों की जिम्मेदारी है और किन सीमाओं के भीतर उसे काम करना है। स्पष्ट भूमिकाएं केवल कार्य कुशलता बढ़ाती हैं, बल्कि टीम के भीतर संघर्ष और भ्रम को भी कम करती हैं। इसके साथ ही कॉफमन बताते हैं कि टीम का नेतृत्व करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण पर ध्यान दें। टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देने से उनकी उत्पादकता और प्रतिबद्धता बढ़ती है। लीडरशिप नेतृत्व भी इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉफमन बताते हैं कि लीडरशिप केवल आदेश देने या निर्णय लेने का नाम नहीं है, यह दृष्टि साझा करना, प्रेरित करना और टीम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। एक प्रभावी लीडर वह है जो अपने टीम के सदस्यों की ताकत और कमजोरियों को समझता है और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह समझना कि किसी सदस्य की भावनाएं, तनाव या प्रेरणाएं उसके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं, नेतृत्व की कुशलता को बढ़ाता है।
कॉफमन ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, संघर्ष प्रबंधन के महत्व को भी उजागर किया है। किसी भी टीम में मतभेद और संघर्ष अनिवार्य हैं। सफल टीम और लीडर वही है जो संघर्ष को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे सकारात्मक समाधान और सुधार का अवसर मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सक्रिय सुनना, निष्पक्षता और सभी पक्षों के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि टीम के 2 सदस्य किसी रणनीति पर असहमत हैं, तो लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों की बात सुनी जाए और समाधान दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक हो। जॉश कॉफमन टीम डायनामिक्स, टीम की गतिशीलता पर भी जोर देते हैं। टीम के भीतर विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट, विश्वास का निर्माण केवल समय और ईमानदारी से होता है। जब टीम सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब वे खुलकर विचार साझा करते हैं, जोखिम लेने में सहज होते हैं और एक दूसरे के साथ अधिक प्रभावी रूप से काम करते हैं। टीम डायनामिक्स को समझना टीम के प्रदर्शन और परिणाम को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कॉफमन फीडबैक, प्रतिक्रिया और फीडबैक को टीम में सुधार का महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। फीडबैक केवल गलती दिखाने के लिए नहीं है, यह विकास और सीखने का माध्यम है। प्रभावी फीडबैक स्पष्ट, समय पर और समाधान उन्मुख होना चाहिए। टीम के भीतर नियमित रूप से फीडबैक देने से प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका और कार्यशैली में सुधार कर सकता है और पूरी टीम की उत्पादकता बढ़ती है। जॉश कॉफमन ने कोलैबोरेशन टूल्स और प्रोसेसेस, सहयोग उपकरण और प्रक्रियाएं की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आज के डिजिटल युग में टीम कई बार अलग अलग स्थानों पर काम करती है, इसलिए प्रभावी कोलैबोरेशन के लिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और साझा डॉक्यूमेंट्स, टीम के प्रदर्शन को अधिक संगठित और कुशल बनाते हैं। अंत में कॉफमन ये स्पष्ट करते हैं कि वर्किंग विद अदर्स का असली लक्ष्य टीम के भीतर वैल्यू क्रिएशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और लीडरशिप को बढ़ावा देना है। टीम के भीतर सही मानसिकता, स्पष्ट भूमिका, प्रभावी संवाद, विश्वास और निरंतर सुधार ही बिजनेस सफलता की कुंजी है। यदि एक टीम का हर सदस्य सोशल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लीडरशिप के सिद्धांतों को अपनाता है, तो टीम न केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, बल्कि दीर्घकालिक सफलता और स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी हासिल करती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि दूसरों के साथ प्रभावी रूप से काम करना केवल कौशल नहीं, बल्कि एक रणनीति है। टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लीडरशिप को समझना, कॉन्फ्लिक्ट को प्रबंधित करना, ट्रस्ट बनाना और कोलैबोरेशन को सशक्त बनाना व्यवसाय की स्थायी सफलता सुनिश्चित करता है। जॉश कॉफमन स्पष्ट करते हैं कि चाहे आप छोटा व्यवसाय चला रहे हों या बड़े संगठन में कार्यरत हों, वर्किंग विद अदर्स की क्षमता आपके व्यक्तिगत और पेशेवर प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स, जॉश कॉफमन की किताब द पर्सनल MBA में यह चैप्टर सिस्टम सोच, सिस्टम्स थिंकिंग पर केंद्रित है, जो किसी भी बिजनेस, प्रोडक्ट या मार्केट की जटिलताओं को समझने और उसे प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने का तरीका है। कॉफमन बताते हैं कि सफल उद्यमी और प्रबंधक वही हैं जो केवल घटकों को नहीं देखते, बल्कि पूरे सिस्टम की संरचना, प्रवाह और आपसी अंतःक्रियाओं को समझते हैं। यह समझ आपको यह पहचानने में मदद करती है कि निर्णय, परिवर्तन और रणनीतियां पूरे बिजनेस को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। सबसे पहले कॉफमन यह स्पष्ट करते हैं कि सिस्टम प्रणाली केवल प्रोडक्ट या कंपनी नहीं है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और फीडबैक लूप्स शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए एक ई-कॉमर्स बिजनेस को लें। इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग, इनपुट, मार्केटिंग और सेल्स, प्रक्रिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रेवेन्यू, आउटपुट और कस्टमर फीडबैक शामिल हैं। सिस्टम थिंकिंग का अर्थ है कि आप प्रत्येक घटक के आपसी संबंधों और प्रभाव को समझें और सिर्फ अकेले घटकों पर ध्यान न दें। कॉफमन बताते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस, आपसी संबंध सिस्टम थिंकिंग का मूल तत्व है। कोई भी परिवर्तन अकेले घटक में नहीं होता, इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने मार्केटिंग बजट को अचानक बढ़ाते हैं, तो यह सिर्फ विज्ञापन खर्च नहीं बढ़ाता, इससे सेल्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इन्वेंटरी और डिलीवरी सिस्टम पर भी असर पड़ता है। इसलिए सिस्टम थिंकिंग यह समझने में मदद करता है कि हर निर्णय का व्यापक प्रभाव होता है। इसके बाद कॉफमन फीडबैक लूप्स पर जोर देते हैं। फीडबैक लूप्स यह दर्शाते हैं कि सिस्टम के आउटपुट का प्रभाव फिर से इनपुट और प्रक्रिया पर पड़ता है। ये लूप्स 2 प्रकार के होते हैं। एक, पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक। यह सिस्टम में परिवर्तन को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक संतुष्ट हैं और रेफर करते हैं, तो सेल्स बढ़ती हैं, जो रेवेन्यू और ब्रांड रेपुटेशन को भी बढ़ाता है। 2,
नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक, यह सिस्टम में बदलाव को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रोडक्शन डिमांड को पूरा नहीं कर पाता तो कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है, जो बिक्री को घटा देती है और सिस्टम को संतुलित करती है। जॉश कॉफमन यह बताते हैं कि सिस्टम सोच में बाउंड्रीज, सीमाएं निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। हर सिस्टम का कोई ना कोई दायरा होता है। उद्यमी और प्रबंधक को यह समझना चाहिए कि कौन से घटक सिस्टम के भीतर हैं और कौन से बाहर। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल अपने प्रोडक्ट और सेल्स को सिस्टम मानते हैं और कस्टमर सर्विस या सप्लाई चेन को अनदेखा करते हैं, तो आपको सिस्टम का पूर्ण चित्र नहीं मिलेगा। बाउंड्रीज को समझना निर्णय और रणनीति को अधिक प्रभावी बनाता है। कॉफमन सिस्टम थिंकिंग में कॉजल रिलेशनशिप्स, कारण और प्रभाव के संबंध को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी बिजनेस में घटकों के बीच संबंध केवल सह अस्तित्व नहीं है, ये कारण और प्रभाव के माध्यम से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग कैंपेन कारण सेल्स बढ़ाने प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। यदि कैंपेन सही नहीं चला तो सेल्स प्रभावित होगी। सिस्टम थिंकिंग ये पहचानने में मदद करता है कि कौन से घटक अन्य घटकों को कैसे प्रभावित करते हैं और कहां सुधार या समायोजन की आवश्यकता है। जॉश कॉफमन डिलेस एंड नॉन-लिनियर इफेक्ट्स, विलंब और गैर रैखिक प्रभाव पर भी जोर देते हैं। किसी निर्णय का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। अक्सर इसमें समय लग सकता है और परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया मार्केटिंग अभियान शुरू करने के बाद तुरंत बिक्री में वृद्धि नहीं हो सकती। ग्राहक जागरूकता और विश्वास बनाने में समय लगता है। इसलिए सिस्टम थिंकिंग में निर्णय लेने से पहले संभावित विलंब और अप्रत्याशित परिणामों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा कॉफमन लेवरेज पॉइंट्स, लाभकारी बिंदु की अवधारणा समझाते हैं। सिस्टम थिंकिंग का लक्ष्य यह पहचानना है कि सिस्टम में कौन से छोटे बदलाव सबसे बड़े प्रभाव पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजी पर ध्यान देने से नए ग्राहक लाने की तुलना में रेवेन्यू अधिक बढ़ सकता है। लेवरेज पॉइंट्स की पहचान करने से संसाधनों का अधिकतम उपयोग और बेहतर परिणाम मिलते हैं। जॉश कॉफमन यह भी बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, जटिल सिस्टम में घटक कई स्तरों पर जुड़े होते हैं और उनका प्रभाव आपसी होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में लिनियर थिंकिंग यानी सीधे कारण प्रभाव का मॉडल अक्सर असफल होता है। इसलिए सिस्टम थिंकिंग के माध्यम से आप जटिलताओं को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, सप्लाई चेन, कस्टमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड्स को अलग अलग देखकर निर्णय लेना गलत होगा। उन्हें एक सिस्टम के हिस्से के रूप में देखना आवश्यक है। कॉफमन सिस्टम थिंकिंग को लागू करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स, व्यावहारिक उपकरण भी सुझाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स, कॉजल लूप डायग्राम्स और स्टॉक एंड फ्लो मॉडल्स। ये टूल सिस्टम के घटकों, उनकी अंतःक्रियाओं और फीडबैक लूप्स को विजुअली समझने में मदद करते हैं। विजुअलाइजिंग द सिस्टम निर्णय लेने, रणनीति तैयार करने और संभावित जोखिमों को पहचानने में बेहद प्रभावी होता है। अंत में कॉफमन यह स्पष्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स का वास्तविक उद्देश्य यह है कि आप निर्णय लेने के प्रभाव को पूरी तरह समझें। जब आप सिस्टम थिंकिंग अपनाते हैं तो आप केवल तत्काल परिणाम नहीं देखते, आप यह भी समझते हैं कि आपके निर्णय का दीर्घकालिक और व्यापक प्रभाव क्या होगा। यह दृष्टिकोण आपको बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी को सहजता से प्रबंधित करने, रिस्क कम करने और स्थायी सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सिस्टम सोच केवल बिजनेस की जटिलताओं को समझने का तरीका नहीं है। यह आपके निर्णय, रणनीति और संसाधनों के प्रभाव को अधिकतम करने की कला है। इंटरकनेक्टेडनेस, फीडबैक लूप्स, बाउंड्रीज, कॉजल रिलेशनशिप्स, डिलेज, लेवरेज पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की समझ किसी भी उद्यमी, प्रबंधक या टीम लीडर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप सिस्टम सोच को अपनाते हैं तो आप न केवल समस्याओं को पहचानते हैं, बल्कि उनके समाधान को अधिक प्रभावी, दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। चैप्टर 10, एनालाइजिंग सिस्टम्स, जॉश कॉफमन की किताब पर्सनल MBA में यह चैप्टर उन तरीकों पर केंद्रित है जिनसे आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट और मार्केट के सिस्टम का विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें, प्रदर्शन बढ़ाया जा सके और निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स के बाद एनालाइजिंग सिस्टम्स यह बताता है कि केवल सिस्टम को समझना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे मापना, मॉनिटर करना और सुधारना भी आना चाहिए। कॉफमन इस प्रक्रिया को डेटा संचालित, परिणाम केंद्रित और फीडबैक आधारित बताते हैं। सबसे पहले कॉफमन बताते हैं कि सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम विश्लेषण का उद्देश्य यह समझना है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह विश्लेषण केवल घटकों की संख्या या स्थिति देखने तक सीमित नहीं है, यह उनके आपसी प्रभाव,
प्रक्रिया प्रवाह और परिणामों को समझने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए एक ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए यह देखना कि सेल्स बढ़ रही हैं या नहीं पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि कौन से मार्केटिंग चैनल, प्रोडक्ट्स या कस्टमर सर्विस इंटरवेंशंस इस परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। कॉफमन इस चैप्टर में की मैट्रिक्स, मुख्य मापदंड की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मैट्रिक्स का चयन सिस्टम के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य कस्टमर रिटेंशन बढ़ाना है, तो मैट्रिक्स जैसे रिपीट परचेस रेट, चर्न रेट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर (CSAT) उपयोगी होंगे। मैट्रिक्स का उद्देश्य यह मापना है कि सिस्टम अपने लक्ष्यों को कितना प्रभावी रूप से पूरा कर रहा है। इसके बाद कॉफमन डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह के महत्व पर बात करते हैं। एक्यूरेट और टाइमली डेटा सिस्टम एनालिसिस का आधार है। डेटा को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक, वेबसाइट एनालिटिक्स और ऑपरेशनल लॉग्स। डेटा संग्रह का मुख्य लक्ष्य सिस्टम की वास्तविक परफॉर्मेंस को समझना और किसी भी बॉटलनेक या समस्या को पहचानना है। बिना सही डेटा के एनालिसिस अधूरा और गलत हो सकता है। जॉश कॉफमन डेटा के उपयोग में कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। डेटा केवल संख्या नहीं है, इसे सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आपके प्रोडक्ट की बिक्री किसी महीने घट गई है, तो यह केवल मार्केट ट्रेंड्स, सीजनैलिटी या कंपेटिटर एक्टिविटी के कारण हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट समझने के बिना केवल संख्या देखकर निर्णय लेना गलत और हानिकारक हो सकता है। एनालाइजिंग सिस्टम्स में कॉजल एनालिसिस, कारण विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह निर्धारित करना कि सिस्टम के परिणामों के पीछे कौन से घटक और प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, यदि कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं, तो कॉजल एनालिसिस यह पहचानने में मदद करता है कि क्या यह प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यू, डिलीवरी डिले या कस्टमर सपोर्ट रिस्पांस टाइम की वजह से हो रहा है। कॉफमन बताते हैं कि सही कारण पहचानना सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कॉफमन फीडबैक लूप्स को सिस्टम एनालिसिस का केंद्रीय हिस्सा मानते हैं। सिस्टम से मिलने वाले फीडबैक का उपयोग आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से परिवर्तन प्रभावी हैं और कौन से नहीं। पॉजिटिव फीडबैक यह दिखाता है कि कुछ सुधार या बदलाव सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, जबकि नेगेटिव फीडबैक यह संकेत देता है कि कोई प्रक्रिया या इंटरवेंशन अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही। फीडबैक लूप का सही विश्लेषण आपको सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम बनाता है। इसके बाद कॉफमन परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, प्रदर्शन मापदंड की आवश्यकता बताते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब है अपने सिस्टम के प्रदर्शन की तुलना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कंपेटिटर परफॉर्मेंस या हिस्टोरिकल डेटा से करना। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कस्टमर रिस्पांस टाइम औसतन 48 घंटे है, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 24 घंटे है, तो यह सुधार का स्पष्ट संकेत है। बेंचमार्किंग के माध्यम से आप सिस्टम के वीक पॉइंट्स पहचान सकते हैं और सुधारात्मक रणनीति तैयार कर सकते हैं। जॉश कॉफमन रूट कॉज एनालिसिस, मूल कारण विश्लेषण पर भी जोर देते हैं। केवल सिम्टम्स को देखना पर्याप्त नहीं है, आपको समस्या के मूल कारण तक पहुंचने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर प्रोडक्ट रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण केवल खराब पैकेजिंग नहीं हो सकता। यह डिजाइन डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एरर्स या शिपिंग प्रोसेस में समस्या का परिणाम भी हो सकता है। रूट कॉज एनालिसिस के माध्यम से ही आप स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। एनालाइजिंग सिस्टम्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार का सिद्धांत भी शामिल है। कॉफमन बताते हैं कि सिस्टम एनालिसिस का अंतिम उद्देश्य सिस्टम को लगातार बेहतर बनाना है। इसके लिए प्लान डू चेक एक्ट (PDCA) साइकिल का उपयोग किया जा सकता है। प्लान सुधार की योजना बनाना, 2 बदलाव लागू करना, चेक परिणाम मापना और एक्ट आवश्यक समायोजन करना। इस चक्र को लगातार दोहराना सिस्टम को अधिक प्रभावी, कुशल और स्थायी बनाता है। कॉफमन सिस्टम एनालिसिस को प्रिडिक्टिव इनसाइट्स, पूर्वानुमान और रणनीति के लिए भी उपयोगी मानते हैं। डेटा और फीडबैक का विश्लेषण करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी निर्णय, मार्केट ट्रेंड या प्रक्रिया परिवर्तन का सिस्टम पर क्या असर होगा। यह उद्यमियों और प्रबंधकों को रिएक्टिव न होकर प्रोएक्टिव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हिस्टोरिकल सेल्स डेटा और मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करते हैं, तो आप भविष्य में इन्वेंट्री प्लानिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स और रिसोर्स एलोकेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जॉश कॉफमन इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन टूल्स का भी सुझाव देते हैं। फ्लो चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, ग्राफ्स और हीट मैप्स का उपयोग करके आप सिस्टम परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है और टीम के लिए डेटा की व्याख्या को सरल बनाता है।
अंत में कॉफमन यह स्पष्ट करते हैं कि एनालाइजिंग सिस्टम्स का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर निर्णय और परिवर्तन सिस्टम के बेहतर प्रदर्शन और निरंतर सुधार में योगदान दे। सिस्टम एनालिसिस केवल डेटा संग्रह या रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। यह निर्णय लेने, प्रक्रिया सुधारने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने का उपकरण है। जब आप सिस्टम के प्रत्येक घटक, उनके आपसी प्रभाव, फीडबैक और परिणाम को सही तरीके से विश्लेषित करते हैं, तो आप न केवल वर्तमान प्रदर्शन सुधार सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए रणनीतियां भी प्रभावी रूप से तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि एनालाइजिंग सिस्टम्स केवल आंकड़ों का विश्लेषण नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर गहन समझ और सुधारात्मक कार्रवाई का संयोजन है। डेटा, रिजल्ट और फीडबैक का सही उपयोग करके आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट और मार्केट सिस्टम को अधिक प्रभावी, कुशल और स्थायी बना सकते हैं। यह क्षमता उद्यमियों और पेशेवरों के लिए निर्णायक होती है, क्योंकि सही विश्लेषण और सुधार लगातार सफलता सुनिश्चित करता है। चैप्टर 11, इम्प्रूविंग सिस्टम्स। जॉश कॉफमन की किताब द पर्सनल एमबी में यह चैप्टर सिस्टम इम्प्रूवमेंट यानी सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने के सिद्धांत पर केंद्रित है। एनालाइजिंग सिस्टम्स के बाद यह चैप्टर बताता है कि केवल सिस्टम का विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है। असली बिजनेस मास्टरी तब आती है जब आप सिस्टम के प्रदर्शन को लगातार सुधारते रहते हैं। इम्प्रूविंग सिस्टम्स का मतलब है कि आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट और आंतरिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, प्रभावी और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने योग्य बनाते हैं। सबसे पहले कॉफमन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि कोई भी सिस्टम स्थिर नहीं है। मार्केट, ग्राहक और टेक्नोलॉजी लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए सिस्टम की स्थायी सफलता तभी संभव है जब इसे नियमित रूप से सुधारते और अपडेट करते रहें। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट केवल समस्या को हल करने तक सीमित नहीं है। यह प्रक्रियाओं, रणनीतियों और आउटपुट को बेहतर बनाने की निरंतर प्रक्रिया है। कॉफमन बताते हैं कि सिस्टम सुधार के लिए PDCA साइकिल प्लान, डू, चेक, एक्ट का उपयोग अत्यंत प्रभावी है। एक प्लान, योजना बनाना। सबसे पहले आप सुधार की दिशा तय करते हैं और लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कस्टमर सर्विस में समय से प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो प्लान में आप रिस्पॉन्स टाइम कम करने के उपाय तय करेंगे। तो कार्यान्वयन, तय योजना को लागू करना। उदाहरण के लिए, नए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करना। 3, चेक, जांच, सुधार के प्रभाव को मापना और यह देखना कि बदलाव अपेक्षित परिणाम दे रहा है या नहीं। 4, एक्ट, समायोजन, यदि सुधार सफल है तो उसे सिस्टम में स्थायी रूप से लागू करना और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त परिवर्तन करना। कॉफमन यह बताते हैं कि इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स, छोटे छोटे सुधार भी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अक्सर लोग बड़े और रैपिड बदलाव के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटे निरंतर सुधार लंबे समय में अधिक स्थायी और प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सप्ताह अपने प्रोडक्ट या सर्विस में केवल 1% सुधार करते हैं, तो वर्ष के अंत तक यह कुल प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जॉश कॉफमन बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन, बाधा की पहचान को इम्प्रूविंग सिस्टम्स का केंद्रीय तत्व मानते हैं। कोई भी सिस्टम अपने सबसे कमजोर लिंक या बाधा द्वारा सीमित होता है। इसे पहचान कर सुधार करना ही सिस्टम इम्प्रूवमेंट की कुंजी है। उदाहरण के लिए, यदि प्रोडक्शन प्रक्रिया धीमी है, तो यह पूरा सप्लाई चेन प्रभावित कर सकती है। बॉटलनेक को सुधारने से पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। कॉफमन बताते हैं कि फीडबैक लूप्स का उपयोग सुधार के लिए अनिवार्य है। लगातार ग्राहक, कर्मचारी और बाजार से फीडबैक लेना आपको यह पहचानने में मदद करता है कि कौन से सुधार सफल हैं और कौन से नहीं। पॉजिटिव फीडबैक यह दर्शाता है कि बदलाव सही दिशा में है, जबकि नेगेटिव फीडबैक आपको चेतावनी देता है कि अतिरिक्त सुधार की आवश्यकता है। इंप्रूविंग सिस्टम्स में मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट, मापदंड और परिणाम मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉफमन बताते हैं कि किसी भी सुधार को मापे बिना आप यह नहीं जान सकते कि बदलाव वास्तव में प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, रिस्पॉन्स टाइम, सेल्स कन्वर्जन रेट, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जैसी मैट्रिक्स का नियमित मूल्यांकन करना आवश्यक है। मापदंड के माध्यम से आप सुधार की दिशा और प्राथमिकता तय कर सकते हैं। जॉश कॉफमन यह भी स्पष्ट करते हैं कि इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नवाचार और प्रयोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल प्रक्रियाओं को ऑप्टिमाइज करना ही पर्याप्त नहीं, नए विचारों, टूल्स और तकनीकों को अपनाना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, नई मार्केटिंग रणनीति, ऑटोमेशन टूल या AI आधारित कस्टमर इंसाइट्स का उपयोग सिस्टम को तेजी और कुशलता से बेहतर बना सकता है।
एक्सपेरिमेंटेशन का लाभ यह है कि आप जोखिम को सीमित रखते हुए नए तरीकों का परीक्षण कर सकते हैं और सफल मॉडल को स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं। कॉफमन रूट कॉज एनालिसिस मूल कारण विश्लेषण को सुधार की प्रक्रिया में अनिवार्य मानते हैं। केवल सिम्टम्स या बाहरी संकेतों को देखकर सुधार करना अक्सर अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, तो केवल कंप्लेंट हैंडलिंग टीम को बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। आपको यह पहचानना होगा कि कंप्लेंट्स का मूल कारण प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी डिले या कम्युनिकेशन गैप है। रूट कॉज को ठीक करने से स्थायी सुधार संभव होता है। जॉश कॉफमन सिस्टेमिक थिंकिंग प्रणालीगत सोच को सुधार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानते हैं। सिस्टम इंप्रूवमेंट केवल एक घटक या प्रक्रिया तक सीमित नहीं होनी चाहिए, आपको पूरे सिस्टम पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए केवल मशीनों को अपग्रेड करना पर्याप्त नहीं, यह इन्वेंटरी, वर्कफोर्स, सप्लाई चेन और कस्टमर फीडबैक के साथ अंतःक्रियाओं को भी सुधारना होगा। कॉफमन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सीखने वाले संगठन की अवधारणा भी सिस्टम इंप्रूवमेंट से जोड़ते हैं। एक संगठन जो लगातार सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है, डेटा और फीडबैक का विश्लेषण करता है और सुधार करता है, वह लंबी अवधि में अधिक सफल होता है। यह कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर और सिस्टेमिक इंप्रूवमेंट को जोड़ता है। अंत में कॉफमैन यह स्पष्ट करते हैं कि इंप्रूविंग सिस्टम्स का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजनेस हर समय अधिक प्रभावी, कुशल और मूल्य सृजनशील बने। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फीडबैक लूप्स, मैट्रिक्स, बॉटलनेक रेजोल्यूशन, इनोवेशन और सिस्टमिक थिंकिंग का संयोजन सिस्टम को स्थायी रूप से बेहतर बनाता है। जब आप सिस्टम को लगातार बेहतर बनाते हैं, तो आप केवल वर्तमान प्रदर्शन सुधारते नहीं हैं, आप भविष्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ग्राहक संतुष्टि और संगठनात्मक स्थिरता भी सुनिश्चित करते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सिस्टम इंप्रूवमेंट केवल सुधार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक क्षमता है। जब आप अपने बिजनेस और टीम के सिस्टम को लगातार बेहतर बनाना सीखते हैं, तो आप न केवल समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि नए अवसरों को पहचानते हैं, जोखिम कम करते हैं और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करते हैं। जॉश कॉफमन स्पष्ट करते हैं कि इंप्रूविंग सिस्टम्स की क्षमता उद्यमियों और पेशेवरों के लिए निर्णायक होती है, क्योंकि यही उन्हें लगातार वैल्यू क्रिएशन और बिजनेस मास्टरी की दिशा में ले जाती है। चैप्टर 12 कंक्लूजन, द पर्सनल एमबीए। जॉश कॉफमन की किताब द पर्सनल एमबीए एक ऐसा रोड मैप है जो किसी भी व्यक्ति को बिना पारंपरिक बिजनेस डिग्री के बिजनेस की गहन समझ और व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है। इस किताब का समापन इस बात पर जोर देता है कि व्यवसाय की दुनिया में सफलता केवल भाग्य या उच्च शिक्षा पर निर्भर नहीं करती, यह आपके सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की कला और सिस्टम तथा लोगों के साथ काम करने की दक्षता पर आधारित होती है। किताब के पूरे फ्रेमवर्क को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जॉश कॉफमन ने बिजनेस की जटिलताओं को 12 मुख्य कौशल और क्षेत्रों में बांटा है। वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी, फाइनेंस, द ह्यूमन माइंड, वर्किंग विथ योरसेल्फ, वर्किंग विथ अदर्स, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स, एनालाइजिंग सिस्टम्स और अंतिम निष्कर्ष में इन सभी को एकीकृत करना। हर अध्याय व्यक्तिगत और संगठनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह सिखाता है कि कैसे आप छोटे से बड़े स्तर तक अपने निर्णय और प्रदर्शन को प्रभावी बना सकते हैं। मुख्य संदेश यह है कि व्यावसायिक सफलता एक बहुआयामी प्रक्रिया है। वैल्यू क्रिएशन और मार्केटिंग के जरिए आप उत्पाद और ग्राहक को जोड़ते हैं। सेल्स और वैल्यू डिलीवरी से ग्राहक का विश्वास और संतोष सुनिश्चित करते हैं। फाइनेंस से संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और ह्यूमन माइंड के अध्ययन से ग्राहक और टीम के व्यवहार को समझते हैं। वर्किंग विथ योरसेल्फ और वर्किंग विथ अदर्स में व्यक्तिगत दक्षता और टीम वर्क की कला आती है। अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और इंप्रूविंग सिस्टम से आप अपने बिजनेस को लगातार बेहतर बनाते हैं। यह पूरा फ्रेमवर्क एक सजीव चलती हुई मशीन की तरह काम करता है, जिसमें प्रत्येक घटक दूसरे से जुड़ा होता है और निरंतर वैल्यू क्रिएशन की प्रक्रिया में योगदान देता है। जॉश कॉफमन यह भी बताते हैं कि व्यापारिक शिक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ और प्रयोग का परिणाम है। पर्सनल एमबीए का उद्देश्य पाठक को यह सिखाना है कि कैसे आप सीखने की गति बढ़ाएं, किसी भी व्यावसायिक समस्या को हल करें और अपनी रणनीतियों का प्रभाव मापें। यह किताब किसी भी व्यक्ति के लिए एक गाइड है जो अपनी करियर या उद्यम में वास्तविक बदलाव और स्थायी सफलता चाहता है। आखिर में किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपका बिजनेस ज्ञान आपके दृष्टिकोण, निर्णय और लगातार सुधार की क्षमता पर आधारित होता है।
पर्सनल एमबीए आपको यह दिखाता है कि किसी भी बड़े बिजनेस या छोटे स्टार्टअप में सफलता का मूल मंत्र सरल है। वैल्यू बनाएं, सही लोगों तक पहुंचाएं, प्रभावी तरीके से वितरित करें और हर प्रक्रिया में लगातार सुधार करते रहें। यही सिद्धांत किसी भी उद्योग, किसी भी भूमिका और किसी भी लक्ष्य के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। जॉश काउफमैन का यह समापन हमें याद दिलाता है कि व्यवसाय सीखना कभी समाप्त नहीं होता। पर्सनल एमबीए केवल किताबों या डिग्री का नाम नहीं है, यह व्यावहारिक समझ, मानसिक अनुशासन और रणनीतिक सोच का मिश्रण है जो आपको जीवन और व्यवसाय दोनों में श्रेष्ठ बनाता है। किताब छोड़कर आप केवल एक व्यवसायिक गाइड नहीं लेते, बल्कि एक सिस्टम चेतन, निर्णयक्षम और सुधारोन्मुख दृष्टिकोण भी अपने अंदर विकसित करते हैं, जो किसी भी चुनौती या अवसर का सामना करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, जब हम इस किताब द पर्सनल एमबीए के सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि बिजनेस की असली शिक्षा किसी क्लासरूम, किसी महंगे एमबीए प्रोग्राम या किसी डिग्री की चार दीवारी में सीमित नहीं है। असली एमबीए वह है जिसे आप खुद अपने जीवन, अपने अनुभव और अपनी समझ के जरिए हासिल करते हैं। जॉश काउफमैन ने हमें यह दिखाया है कि हर इंसान, चाहे वह एक छोटे कस्बे का उद्यमी हो या एक बड़े कॉरपोरेट का हिस्सा, अपने अंदर वह क्षमता रखता है कि वह बिजनेस की गहराइयों को समझ सके और अपने फैसलों से अपने भविष्य को गढ़ सके। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, बल्कि एक व्यावहारिक फ्रेमवर्क देती है। आप सीखते हैं कि कैसे वैल्यू क्रिएशन से शुरुआत होती है, कैसे अपने विचारों को मार्केटिंग और सेल्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, कैसे आप ग्राहकों से किया गया वादा निभाते हैं और उसे वैल्यू डिलीवरी में बदलते हैं। फिर फाइनेंस आपको सिखाता है कि पैसों का खेल सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि सही ढंग से मैनेज करने का है। इसके बाद आप समझते हैं कि मानव मस्तिष्क कैसे निर्णय लेता है, कैसे खुद को मैनेज करना है और कैसे दूसरों के साथ तालमेल बैठाकर टीम वर्क और लीडरशिप को मजबूत करना है। और जब आप सिस्टम्स की सोच, उनका विश्लेषण और सुधार सीख जाते हैं, तब आपको महसूस होता है कि बिजनेस केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है जो हर दिन बदलती और बेहतर होती है। असल में यह किताब हमें एक मानसिकता देती है, कंटिन्यूअस लर्निंग की मेंटालिटी। काउफमैन हमें यह बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कोई भी प्रक्रिया अंतिम नहीं होती। हर रणनीति, हर प्लान, हर सिस्टम को लगातार सुधारा जा सकता है और यही सुधार हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, द पर्सनल एमबीए केवल बिजनेस सिखाने वाली किताब नहीं है, यह आपको जीवन की एक नई दृष्टि देती है। यह आपको ये समझने में मदद करती है कि अगर आप सीखने के भूखे हैं, अगर आप प्रयोग करने के लिए तैयार हैं और अगर आप अपने हर निर्णय के प्रभाव को समझना जानते हैं, तो आप किसी भी एमबीए ग्रेजुएट से कम नहीं हैं, बल्कि सच कहें तो आप उससे कहीं आगे हैं, क्योंकि आपके पास महंगे डिग्री का बोझ नहीं, बल्कि वास्तविक समझ और अनुभव की पूंजी है। तो जब अगली बार आप बिजनेस की दुनिया में कदम बढ़ाएं, याद रखिए, एमबीए आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि आपके दिमाग और दिल में बैठा वह दृष्टिकोण है जो हर चुनौती को अवसर और हर समस्या को सीखने का मौका बना देता है। यही है द पर्सनल एमबीए और यही है वह ताकत जो आपको न सिर्फ बिजनेस में बल्कि जीवन में भी सच्ची सफलता तक ले जाती है।